तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री के बारे में और इसके रियल गॉड्स के बारे में। और इस कहानी में तुम सबसे ज्यादा सुनोगे रूलर और मोनार्क के बारे में। तो आज इस वीडियो में तुम लोगों को मैं मोनार्क और रूलर्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं तुमको ये बता दूं, मोनार्क एक ऐसी टेक्निक भी है जो कि जिन्वू के पास है, जिससे वो किसी भी मरे हुए आदमी को अपनी डेड आर्मी में समन कर सकता है। तो आखिर ये मोनार्क और रूलर्स हैं कौन और इनको बनाया किसने है, और इससे मेन बात किस पर्पस के लिए इनको बनाया गया था, इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर सिर्फ लाइट और डार्कनेस ही एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस सब को कंट्रोल करता है एक एब्सोल्यूट बीइंग। तो एक दिन ये एब्सोल्यूट बीइंग लाइट को स्प्लिट करके उससे बनाता है मैसेंजर ऑफ गॉड्स, जो आगे चल के कहलाते हैं रूलर्स, और डार्कनेस को स्प्लिट करके बनाता है 8 मोनार्क्स। अब जो मोनार्क्स होते हैं उनका काम होता है दुनिया को तबाह करना, लेकिन वहीं पर जो मैसेंजर ऑफ गॉड्स होते हैं वो बनाए गए होते हैं इन सब को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सारे अच्छे काम करने के लिए। जब इनमें से एक का काम होता है दुनिया को तबाह करना और दूसरे का काम होता है दुनिया को बचाना, तो ये लोग सालों साल तक आपस में लड़ते रहते हैं, जब तक इनमें से एक आदमी ये सोचता है कि यार ये बैटल तो सालों साल तक चलती रहेगी और मासूम लोगों का खून ऐसे ही बहता रहेगा। तो इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड को फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी कहा जाता है। तो इनमें से एक बंदा आके एब्सोल्यूट बीइंग से कहता है कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, आप हमें अपनी सी थोड़ी सी शक्ति दे दो और मैं दुश्मनों का सर आपके कदमों पे लाके रख दूंगा। वो यहाँ पर उम्मीद लेकर आया हुआ होता है कि एब्सोल्यूट बीइंग हमेशा सच्चाई का साथ देगा और उन लोगों की मदद करेगा मोनार्क्स को हराने में, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग इस चीज पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता है। इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट यानी कि जो रूलर्स होते हैं उनको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि मोनार्क्स और रूलर्स के बीच की ये जो फाइट है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट बीइंग की एक एंटरटेनमेंट सोर्स है। वो चाहता ही नहीं है कि ये वॉर कभी ख़त्म हो। अगर ये वॉर ख़त्म हो गई तो उसका जो एंटरटेनमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस वर्ल्ड के कुछ रूल्स होते हैं जो कि तुमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखे होंगे, और उसका फर्स्ट रूल ये होता है कि तुम्हें हमेशा गॉड यानी कि एब्सोल्यूट बीइंग को वर्शिप करना है, यानी कि उसकी पूजा करनी है, और दूसरी उसके लिए हमेशा वफादार रहना है और अपनी फेथ दिखानी है। लेकिन रूलर्स को अब ऐसा लगने लगता है कि ऐसी फेथ दिखाने का और ऐसे गॉड की वर्शिप करने का क्या फ़ायदा, जब अच्छाई वाली तरफ के लोग ही मारे जा रहे हैं और बुराई अच्छाई पर भारी पड़ रही है। इसके बाद रूलर्स यानी कि फ्रैगमेंट ऑफ लाइट के दिमाग में ये बातें आने लगती हैं कि ये वॉर जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा है। तो इसके बाद होना ही क्या था, सारे के सारे रूलर्स मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा होता है जो कि इस प्लान के खिलाफ हो जाता है। वो बंदा एब्सोल्यूट बीइंग से इतना वफादार होता है कि वो इस बगावत के प्लान में शामिल नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से सारे के सारे रूलर्स उसको अपनी टीम से निकाल देते हैं। और ये बंदा और कोई नहीं, मोनार्क ऑफ शैडो, किंग ऑफ डेड होता है। इस बंदे ने रूलर्स की तरफ से बहुत सारे बैटल्स लड़े होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद रूलर्स इसको अपनी सेना से बेदखल कर देते हैं और लिटरली मरने के लिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन तभी इस बंदे को पता चलता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने इसके अंदर कुछ पावर छुपा के रखी है। क्योंकि ये एब्सोल्यूट बीइंग से इतना वफादार था, तो एब्सोल्यूट बीइंग इसको एक पावर देता है, और उस पावर का नाम होता है अराइज। इस पावर से बेसिकली जो भी बंदा अराइज बोलेगा, उसके आसपास जो भी लोग मरे हुए होंगे वो उसकी आर्मी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद ये रूलर यानी कि फ्रैगमेंट ऑफ लाइट, जिसको अपनी सेना से बेदखल कर दिया गया था, उसको पावर मिल जाती है आर्मी ऑफ डेड समन करने की। इसके बाद वो सीधा जाता है अपनी सेना लेकर के एब्सोल्यूट बीइंग के पास में, जिससे वो उसके ऊपर होने वाले हमले को रोक सके। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता, एब्सोल्यूट बीइंग मारा जा चुका था। लेकिन अब तुम लोग सोचोगे कि एब्सोल्यूट बीइंग जिसने डार्कनेस और लाइट को स्प्लिट करके मैसेंजर ऑफ गॉड्स और मोनार्क्स को बनाया था, वो अपनी बनाई हुई क्रिएशन से ही कैसे मर गया? तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। इंसानों ने ही मशीन बनाई है, लेकिन आजकल की मशीन्स इंसानों को ही पीछे छोड़ रही हैं। यह सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो तुम लोगों ने टर्मिनेटर मूवी तो देखी ही होगी। उसके अंदर एक मशीन को बनाता इंसान ही है, लेकिन वो मशीन ही बाद में ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसी तरह से यहाँ पर ये हुआ है कि बनाया तो वो क्रिएटर नहीं था, लेकिन उसकी क्रिएशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि उस क्रिएशन ने क्रिएटर को ही मार दिया। इसके बाद जब फ्रैगमेंट ऑफ लाइट ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था, इसके बाद उन लोगों को सारी की सारी एब्सोल्यूट बीइंग की पावर मिल जाती है, जिसके बाद वो कहलाते हैं रूलर्स। तो जब रूलर्स को एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स मिल जाती हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मोनार्क्स को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। अब देख तू
अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद रूलर्स लिगिया द किंग ऑफ जायंट्स एंड मोनार्क ऑफ बिगिनिंग को कैप्चर कर लेते हैं और इसके बाद मोनार्क और रूलर्स का जो बैलेंस होता है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली अब रूलर्स मोनार्क के ऊपर रूल करना स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन ये जो डिसबैलेंस हुआ होता है धीरे धीरे मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे, अभी बताता हूँ। तो जब रूलर्स यानी कि फ्रैगमेंट ऑफ लाइट ने किंग ऑफ डेड को अपनी आर्मी से निकाला था, उसके बाद उसको पावर मिल गई थी अराइज की। उसके बाद बैटल फील्ड में जितने भी लोग थे वो सारे उसकी सेना में आ जाते हैं। और मैं तुमको बता देता हूँ, बैटल फील्ड में दोनों तरफ के लोग मरते हैं, यानी कि मेरी साइड के भी और दुश्मन की साइड के भी। लेकिन इस बंदे के पास ऐसी पावर आ जाती है कि दुश्मन की साइड और मेरी साइड दोनों की आर्मी को ये अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। जब फ्रैगमेंट ऑफ लाइट ने उसको अपनी सेना से ही निकाल दिया था और फ्रैगमेंट ऑफ लाइट ने एब्सोल्यूट बीइंग को ही मार दिया, तो बस इसके बाद होना ही क्या था, किंग ऑफ डेड मोनार्क की साइड में जाके मिल जाता है और मोनार्क की तरफ से ही बैटल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद मोनार्क ऑफ शैडो यानी कि किंग ऑफ डेड की सेना इतनी ज्यादा खतरनाक और बड़ी हो चुकी होती है कि रूलर्स क्या, मोनार्क भी उससे डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी के चलते मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स और मोनार्क ऑफ फैंग्स हाथ मिला लेते हैं और प्लान करते हैं कि किसी तरह से मोनार्क ऑफ शैडो यानी कि किंग ऑफ डेड को मार देंगे। लेकिन इस टाइम पर मोनार्क ऑफ शैडो एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था, यानी कि इस टाइम पर उसकी सेना इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो चाहे तो पूरी कंट्री या पूरी का पूरा जो प्लेनेट है उस पर रूल कर सकता था। तो फिर क्या ही था। इसके बाद मोनार्क ऑफ फैंग्स इस सब को देखने के बाद अपनी सेना छोड़ करके भाग जाता है और किसी तरह से अपनी जिंदगी को बचा लेता है। लेकिन बारान द मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स और डीमन किंग इसका प्राइस चुकाते हैं। तो इस सब को देखने के बाद रूलर्स फाइनली मोनार्क ऑफ शैडो के पास आते हैं। लेकिन मोनार्क ऑफ शैडो रूलर से इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो उन लोगों से बात करने तक को तैयार नहीं होता है। उसके बाद उनमें से एक रूलर आके ज़मीन पर घुटने टेक देता है और मोनार्क ऑफ शैडो से कहता है कि हमें माफ़ कर दो, अब इस फाइट का कोई भी रीज़न नहीं है। इसके बाद मोनार्क ऑफ शैडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों की तलवार और भाले ने मेरे मास्टर की जान ले ली और तुम कहते हो कि कोई भी रीज़न नहीं है। इसके बाद रूलर्स कहते हैं कि वो हमारे भी मास्टर थे। इसे सुनने के बाद मोनार्क ऑफ शैडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बंदे की गर्दन पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ ला के बोलता है चुप हो जाओ। लेकिन तभी वो रूलर कहता है कि तुमको तो पता ही है हमें कैसा महसूस हुआ था जब हमने उसके खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद वो रूलर कहता है कि हमारे ऊपर थोड़ी दया खाओ, हम लोगों को माफ़ कर दो, अपने गुस्से को जाने दो, ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और इसके बाद मोनार्क ऑफ शैडो इन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि शैडो ऑफ मोनार्क ने शैडो ऑफ वाइट फ्लेम्स को अपनी बैटल फील्ड पर मार दिया था, क्योंकि उसने हाथ मिला लिया था मोनार्क ऑफ वाइट फैंग से उसके खिलाफ बगावत करने के लिए, जिसकी वजह से मोनार्क ऑफ शैडो मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स को अपनी शैडो आर्मी में ले लेता है और प्लान करता है मोनार्क ऑफ फैंग्स जो कि उससे बच के भाग गया था उस पर अटैक करने का। लेकिन उसकी बॉडी अभी तक हील नहीं होती है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिकवर करे और उसके बाद जाके मोनार्क ऑफ फैंग पर अटैक करेगा। लेकिन जितने टाइम मोनार्क ऑफ शैडो छुपकर अपनी बॉडी को हील कर रहा था, उतने टाइम में रूलर्स ने बाकी मोनार्क्स जो बचे हुए थे उन पर जाकर हमला कर दिया और उन लोगों को लिटरली मरने की हालत पर छोड़ दिया, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट पावर। और इसके बाद जब मोनार्क ऑफ शैडो की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है, वो वापस से मोनार्क के सामने जाता है जिन्होंने अपनी डायमेंशंस ही चेंज कर ली होती हैं। तो वहाँ पर उसको ड्रैगन किंग मिलता है जो कि अच्छे से जानता था कि ये टाइम अभी आपस में लड़ने का नहीं, अपनी कॉम्बैट पावर को इकट्ठा करके एक करने का है। और इसके बाद ड्रैगन किंग मोनार्क ऑफ शैडो को अपनी तरफ ले लेता है और उसके बाद उनको एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर वो अपनी एक सेना बना सकते हैं रूलर्स से छुप करके। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस किया, वो जगह होती है अर्थ। और इसके बाद जब मोनार्क्स पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है, क्योंकि ह्यूमन काइंड मोनार्क्स के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन पृथ्वी पर इतनी तबाही देखने के बाद रूलर्स अपने कुछ सोल्जर्स को पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन जब तक वो पृथ्वी पर भेजते हैं तब तक पृथ्वी पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी होती है। तो अब तुम लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे कि अभी ये वाली कौन सी अर्थ है जिस पर सोलो लेवलिंग की ये जो पूरी स्टोरी है वो चल रही है। तो बेसिकली थोड़ा सब्र करो, अभी तुम लोगों को बताता हूँ। इसके बाद मोनार्क्स को रोकने के लिए रूलर्स एक ऐसा डिवाइस निकालते हैं जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग्स की पावर होती है और इस डिवाइस का नाम होता है द कप ऑफ रीइनकार्नेशन। और इस कप के अंदर एक ऐसी पावर होती है
कि ये टाइम को अप्रोक्सीमेटली 10 साल पीछे लेके जा सकता है। लेकिन इस कप ऑफ रीइंकार्नेशन की भी कुछ लिमिट थी, जिसकी वजह से इसको बार बार यूज नहीं करा जा सकता था। और रूलर्स ने वो सब कुछ किया जो वो एक प्लेनेट को बचाने के लिए कर सकते थे, लेकिन अर्थ कुछ ज्यादा ही वीक थी मोनार्क से लड़ने के लिए। एक वर्ल्ड, वो भी बिना माना के, इतने बड़े बैटल्स को कभी हैंडल ही नहीं कर पाती। और ये मायने ही नहीं रखता कि मोनार्क जीते या फिर रूलर, क्योंकि तबाह तो सिर्फ पृथ्वी को ही होना था। और रूलर्स को पता था कि वो हर किसी को नहीं बचा सकते। इसके बाद वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि कुछ लोग जो पृथ्वी पर रहें, कम से कम वो बच जाएं। और ऐसा तभी हो सकता था जब उनमें से कुछ लोग हंटर्स बन जाएं। तो जैसे ये बात मोनार्क्स को पता चलती है, मोनार्क भी इस दुनिया के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर आने के लिए उन्हें एक ह्यूमन वेसल चाहिए होता है जो कि उनकी इतनी ज्यादा पावर को हैंडल कर सके। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और मोनार्क ऑफ शैडो को अभी तक अपना ह्यूमन वेसल नहीं मिल पाया था, जिसके अंदर वो अपनी सारी जो पावर्स हैं उनको रख सकें। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा स्किल्ड मेज हंटर उन लोगों को मिलता है जो कि उनके किंग के अंडर में काम कर रहा होता है, जो कि उनको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें एक सूटेबल ह्यूमन ला के दूंगा। और इसके बदले में उसने मोनार्क ऑफ शैडो से इमॉर्टैलिटी मांगी और उसका नाम था द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि लोगों को सर्च करता था उनके हाईली रिस्पॉन्सिव माना लेवल्स पर। इस सिस्टम का काम था किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसकी फिजिक और मेंटेलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और सिंस मोनार्क ऑफ शैडो किंग ऑफ डेड था, तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने अपनी आंखों से सबसे ज्यादा बार मौत को देखा हो। और मुझे बताने की जरूरत नहीं वो व्यक्ति कौन था। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, वो था संग जिनवू। और किसी भी इंसान के अंदर मोनार्क ऑफ शैडो की पावर को डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए इस सिस्टम को आर्किटेक्ट ने इस तरह से बनाया कि धीरे धीरे करके प्लेयर अपनी एबिलिटीज़ को इंक्रीज करेगा, जिससे जो उसकी बॉडी है धीरे धीरे करके मोनार्क ऑफ शैडो के लेवल को झेल सके। तो जब मोनार्क ऑफ शैडो को पता चलता है कि जिनवू नाम का कोई व्यक्ति है जिसके पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो उसको कंसीडर करता है, लेकिन आर्किटेक्ट इसको अप्रूव नहीं करता। लेकिन आर्किटेक्ट के डिसअप्रूवल के बाद भी मोनार्क ऑफ शैडो जिनवू को ही चुनता है। और धीरे धीरे करके जिनवू की बॉडी भी मोनार्क ऑफ शैडो की पावर्स को झेलने के लिए कैपेबल होने लगती है। लेकिन एक टाइम आने के बाद कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद मोनार्क ऑफ शैडो आर्किटेक्ट से हुई डील को, यानी कि जो इमॉर्टैलिटी की डील थी, उसको तोड़ देता है। और ये कैसे होता है ये मैं तुम लोगों को फिर कभी बताऊंगा। अगर इसके बारे में तुम्हें जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी सबसे रिलेटेड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिनवू मोनार्क ऑफ शैडो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे लिए आर्किटेक्ट को धोखा क्यों दिया। इसके बाद मोनार्क ऑफ शैडो कहता है कि रूलर्स की चाहे वो अपोलॉजी हो या फिर मोनार्क से धोखा, अगर इन सबको कुछ टाइम के लिए साइड में रख दें तो मैं सिर्फ एक ही डिसीजन पे आ सकता हूँ। तुम्हें पावर देने के बाद से जितना भी मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी है, या फिर शायद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम बन गया और तुम मैं बन गए। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले मैंने सोलो लेवलिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया है कि जिनवू डीमन स्लेयर कैसे बनता है। अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उस वाली वीडियो को भी देख लो। तो अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।